हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 ऑफ क्लास 10 मैथ्स। सो 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, चलो देखते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो हमें एक्सप्रेस करना है सभी नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। इसका मतलब क्या है, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, उसका रोमन नंबर 1 क्या है देखते हैं। 140 का हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो मैं इधर अगर रफ वर्क करता हूँ 140 270 टाइम्स 235 5 7 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 156। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 156 2 7 टाइम्स 14 2 8 टाइम्स 2 3 टाइम्स 2 9 टाइम्स 3 1 टाइम्स 3 3 टाइम्स 13। तो इसको 156 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13 लिख सकते हैं। नेक्स्ट रोमन नंबर 3। रोमन नंबर 3 में देखो 3825। रोमन नंबर 3 में क्या है, 3825। चलो इसका हमें क्या करना है, अभी प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, 3825 का 3825 5 से करेंगे। 5 7 टाइम्स 35 होता है। उसके बाद 32 6 टाइम्स, उसके बाद 5, उसके बाद फिर से 5 5 1 टाइम्स, यहाँ पे 26 5 5 टाइम्स, उसके बाद 15 5 3 टाइम्स, फिर 3 से 5 टाइम्स एंड 1 टाइम्स, फिर 3 से आई थिंक 17 यस 3 1 3 एंड 3 7 21। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17, या फिर इसको 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17 ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर रोमन नंबर 4 5005। ठीक है, रोमन नंबर 4 में क्या है, 5005। तो 5005 को चलो करते हैं, 5 से डिवाइड कर सकते हैं 1001 टाइम्स। उसके बाद अगर 7 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 7 1 जा 7, उसके बाद 30 7 4 जा 28 2 1 7 3 टाइम्स। उसके बाद 11 से अगर करते हैं तो 11 1 जा 11 3 टाइम्स 13। तो 50005 क्या होगा, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। नेक्स्ट रोमन नंबर 5। रोमन नंबर 5 कितना है, 7429। चलो इसको हम लोग लिख लेते हैं। इसका आंसर बेसिकली होता है 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर्स। हमें यहाँ पे क्या करना था, प्राइम फैक्टराइजेशन करना था, तो हम लोगों ने इसको कर लिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 से पहले हमें कुछ फॉर्मूला, मतलब एक फॉर्मूला है, उसको हमें याद रखना पड़ेगा। तो दैट इज एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इनटू एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स। मतलब एलसीएम, अगर तुम्हारे पास 2 नंबर्स का एलसीएम है एंड उसके साथ एचसीएफ है, और इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करते हो, मतलब मल्टीप्लाई करते हो, तो तुम्हें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। मतलब तुम अगर इन दोनों को प्रोडक्ट करते हो तो वो किसके बराबर होगा, वो 2 नंबर्स का प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो ये हम लोग को क्या करना है, आप लोगों को याद रखना है और कॉपी में लिख के रखना है। ठीक है, उसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को शुरू करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। तो हमें पहले एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है एंड उसके साथ उसका वेरिफिकेशन भी करना है। तो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 रोमन नंबर 1। इसका सोल्यूशन यहाँ से शुरू होता है। तो 26 एंड 91, हमारे पास 2 नंबर्स है 26 एंड 91। तो इनका हम लोग क्या निकालना है, ये एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। तो 26 मतलब 2 इंटू 13 26 होता है, एंड 91 क्या होता है, 7 इंटू 13। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि कॉमन कितना आएगा, 13 कॉमन आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर एचसीएफ इक्वल्स टू 13। अब मुझे क्या लिखना है, एलसीएम लिखना है। अब एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन आया पहले उसको लिख लेंगे, उसके बाद जो बचा है उसको लिख लेंगे। तो 13 इंटू 2 इंटू 7। तो अब 13 इंटू 2 इंटू 7 कितना होगा, 182। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, वेरिफिकेशन। ठीक है, तो वेरिफिकेशन में होता क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम हमारे पास कितना है, 182 इंटू एचसीएफ कितना है, 13। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई मैं करता हूँ 182 13, तो यहाँ पे आएगा
2366। तो आंसर कितना आता है 2366। अब मुझे क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 26 इंटू 91। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूँगा, और अगर मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 2366। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये मिल गया है कि LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे हमारा वेरिफिकेशन खत्म हो गया, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, वेरीफाइड। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोमन नंबर 2, 510 एंड 92। तो 510 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। एंड अगर मैं 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, अब तुम लोग को दिख रहा है कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है। देन आवर HCF विल बी HCF इक्वल्स टू 2। एंड LCM क्या होगा, LCM हमारा होगा, पहले तो 2 लिख लेना है, उसके बाद जितना भी नंबर्स बचा है सबको लिख लेना है। तो 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। इसका अगर प्रोडक्ट करेंगे, ये बहुत बड़ा नंबर है, तो इसका वैल्यू आएगा 23460। ठीक है, तो हमारे पास LCM भी आ गया और HCF भी हमारे पास दोनों आ गया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, वेरिफिकेशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में हमें याद है LCM इंटू HCF। तो LCM कितना है 23460 इंटू 2। ये मल्टीप्लाई तो बहुत ही ईजी है, 12 4 2 8 9 3 2 6 एंड 4, तो 46920। नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे 510 इंटू 92। तो मैं अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ 510 और 92, तो कितना आएगा मेरे पास, चलो देखते। 2 नथिंग इन हैंड, फिर 5 2 जा 10, 9 1 जा 9, 19, यहाँ पे कितना आएगा 9 1 इन हैंड, उसके बाद 9 5 45 46। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आता है 46920। तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 4692 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी 4692। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ, वेरीफाइड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोमन नंबर 3, 336 एंड 54। तो हमें अब क्या करना है, 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन से मैं ये लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। एंड 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब मुझे कॉमन क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे 2 मिल रहा है कॉमन, फिर यहाँ पे 3 मिल रहा है, और कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, नहीं, और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ HCF इक्वल्स टू 2 इंटू 3 एंड 2 इंटू 3 कितना होता है 6। उसके साथ LCM का वैल्यू कितना होगा, पहले ये दोनों जो कॉमन था उन दोनों को लिख लेना है 2 इंटू 3, उसके बाद जो भी बचा है उन सबको लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आता है, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 3024 आएगा। ठीक है, अब हमारे पास HCF भी है एंड LCM भी है। अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, तो वेरिफिकेशन में फर्स्ट स्टेप विल बी LCM इंटू HCF। तो LCM इंटू HCF, LCM कितना है हमारे पास 3024 इंटू 6। तो 3024 इंटू 6 अगर मैं करता हूँ तो ये कितना आएगा 6 4 24, उसका 6 2 12, 13 14, 4 इन हैंड, उसके बाद 1 6 3 18, तो 1844। ठीक है, 1844। उसके बाद हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा 336 इंटू 54। तो अगर प्रोडक्ट करोगे ना तो यही आएगा 1844। तो अब हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। वेरीफाइड।
So our next question is question number 3. Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. तो हमें HCF निकालना है and LCM निकालना है by using prime factorization method. तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का रोमन नंबर 1 है 12, 15 एंड 21. चलो इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं. तो 12 को मैं प्राइम फैक्टराइज करूंगा तो 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 15 को मैं अगर करता हूँ तो ये 5 इंटू 3 आएगा एंड 21 को मैं अगर करता हूँ तो 7 इंटू 3 आएगा. अब मुझे क्या मिलेगा कॉमन, देखो यहाँ पे ये कॉमन मिल रहा है तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल्स टू 3. ठीक है, उसके बाद LCM निकालना है. तो LCM में पहले ये जो 3 कॉमन आया है उसको क्या करना है, लिख लेना है. उसके बाद हमारे पास बचा है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7. तो आप लोगों को दिख रहा है कि 2 इंटू 5 10 हो गया. उसके बाद 3 2 6, 6 इंटू 7 42. तो ये 4 2 6 7 42 10 420. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट रोमन नंबर 2. रोमन नंबर 2 में क्या है देखो 17 23 29. 17 23 29. तो ये तीनों प्राइम नंबर्स है तो इसका तो HCF 1 ही आएगा. 17 इंटू 1, 23 इंटू 1, 29 इंटू 1. तो देयरफॉर HCF इक्वल्स टू क्या होगा 1, क्योंकि कुछ तो कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ 1 कॉमन आएगा. उसके बाद LCM कितना होगा 17 इंटू 23 इंटू 29. अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 11339 आप लोगों को आंसर मिलेगा. हमारा नेक्स्ट रोमन नंबर 3 है 8 9 एंड 25. तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2. 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 एंड 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 5. अब तुम लोगों को दिख रहा है कि कोई भी कुछ भी नंबर, एक भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ देयरफॉर HCF इक्वल्स टू 1 एंड LCM इक्वल्स टू सब कुछ लिखना पड़ेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5. तो ये 8. ठीक है, उसके बाद 8 5 जा कितना होता है 40 एंड 6 जा 9, 9 5 जा 45. तो 5 0 जा 0, 5 4 जा 20, फिर से 0 2 इन हैंड 4 4 जा 16 17 18. तो यहाँ पे आंसर कितना आया 1800. Question number 4. Given that HCF of 306, 657 equals to 9. Find LCM. तो हमारे पास HCF गिवन है और हमें क्या निकालना है LCM निकालना है. ठीक है, तो मैंने लिखा है इधर गिवन HCF of 306 and 657 equals to 9. उसके बाद मैं क्या लिखूंगा we know, हमें ऑलरेडी पता है, थोड़ी देर पहले मैंने लिख के दिया था LCM of 306, 657 into HCF. ठीक है, 306, 657 equals to प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स. तो मेरे पास यहाँ पे दोनों नंबर्स क्या है 306 इंटू 657. अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, LCM 306, 657 इंटू HCF का वैल्यू कितना गिवन है 9 गिवन है. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 9 इंटू 657. नेक्स्ट स्टेप LCM ऑफ 306 इंटू 657 इक्वल्स टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9. तो ये 9 डिनोमिनेटर में आ जाएगा. 9 से अगर इसको कैंसिल करोगे तो 3 4. ठीक है, उसके बाद 34 से अगर तुम 657 को मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा 657 और 34. तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आंसर आएगा हमारे पास आंसर आएगा 22338. ठीक है, so our next question number 5 is check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. So what we have to do, we have to check ये जो 6 टू द पावर n है ये नंबर है, ये क्या जीरो में ख़त्म होता है, मतलब उसका यूनिट डिजिट में कभी जीरो आ सकता है क्या, ये हमें चेक करना है. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होता है और मैंने यहाँ पे लिखा है इफ़ द नंबर 6 टू द पावर n फॉर एनी n वेयर टू एंड विद द डिजिट 0 देन इट शुड बी डिविजिबल बाई 5. चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल 50 एक नंबर है. ठीक है, तो 50 का अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 2 इंटू 5 इंटू 5. ठीक है, और डिविजिबिलिटी रूल मतलब अगर यूनिट प्लेस में मुझे 0 चाहिए तो 0 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है
आइदर दैट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 5 और यूनिट प्लेस में क्या आना चाहिए 0। तो यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो इसके लिए क्या होता है ये जो 50 है ये डिविजिबल बाय 5 मतलब यूनिट डिजिट में क्या होता है 0 आता है। तो हमारा भी क्वेश्चन कुछ लगभग सेम है, ये जो 6 टू द पावर n है इसका यूनिट प्लेस में 0 आना चाहिए। तो मैंने इसलिए लिखा है कि इफ द नंबर 6 टू द पावर n फॉर एनी n वेयर टू एंड विद द डिजिट 0 देन इट शुड बी डिविजिबल बाय 5। हम लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल में देखा है कि वो 5 से डिवाइड होना चाहिए। दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n शुड कंटेन प्राइम 5। इसका मतलब है कि अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ 6 टू द पावर n का तो वो उसमें क्या होना चाहिए 5, ये जो प्राइम नंबर है ये होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दिस इज नॉट पॉसिबल, हम लोगों ने लिखा दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज 6 टू द पावर n को तुम प्राइम फैक्टराइज करोगे तो तुम्हें सिर्फ क्या मिलेगा 2 और 3, और कुछ मिलेगा क्या? और कुछ मिलेगा नहीं। सो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n हैज 2 and 3। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 के पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ 2 और 3 है। सो बाय द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि कोई भी एक प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे ये जो 50 है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ यही है और कुछ हो सकता है क्या? नहीं, और कुछ नहीं हो सकता। प्राइम फैक्टराइजेशन 50 का सिर्फ 2, 5, 5 यही हो सकता है, और ये सिर्फ 50 के लिए है और किसी नंबर के लिए नहीं है। तो सो बाय द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देयर आर नो अदर प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 6 टू द पावर n। मतलब 6 टू द पावर n के प्राइम फैक्टराइजेशन में और कोई भी प्राइम नंबर्स नहीं है। चलो ये तो हम लोग को ऑलरेडी पता है। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 6 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। हमें तो मिला ही नहीं, 5 प्राइम फैक्टर्स मिला ही नहीं, तो कैसे डिजिट एंड करेगा 0 में? तो हम लोगों ने लास्ट लाइन में लिख दिया कि हाँ ये पॉसिबल नहीं है। सो देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 6 टू द पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। So our next question is question number 6. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 in प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। तो ये दोनों नंबर्स कंपोजिट क्यों होता है? ठीक है, अब हमें पहले ये समझना पड़ेगा व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स। आई होप आप लोगों को पता होगा, लेकिन चलो मैं फिर से बता देता हूँ। प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स क्या होता है? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको 1 से डिवाइड किया जा सकता है एंड खुद से, मतलब इटसेल्फ से डिवाइड किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? प्राइम का कितना फैक्टर से? 1 एंड इटसेल्फ, इसका मतलब 2 ही फैक्टर से। एंड कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be divided by मतलब which उनका जो फैक्टर्स है वो कितना हो सकता है? 3 हो सकता है या फिर 3 से ज़्यादा हो सकता है। मतलब वो 1 से भी डिवाइड कर सकता है, खुद से भी डिवाइड कर सकता है, और एक नंबर एक्स्ट्रा मिल गया तो वो क्या हो जाएगा? कंपोजिट हो जाएगा। या फिर 3 से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे लेता हूँ 6 को मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, येस और नो? यस। 6 को क्या मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, येस और नो? यस। उसके बाद 6 को क्या मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, येस और नो? यस। उसके बाद क्या मैं 6 को 6 से डिवाइड कर सकता हूँ, यस। तो मुझे यहाँ पे कितना फैक्टर्स मिला? हाउ मेनी फैक्टर्स मिला मुझे? यहाँ पे 4 फैक्टर्स मिला। इसका मतलब क्या है? 6 इज ए कंपोजिट नंबर। इसी के साथ मैं अगर 5 को लेता हूँ तो 5 को तो सिर्फ 1 और 5 से डिवाइड किया जा सकता है, किसी और नंबर से डिवाइड किया जा सकता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब आप लोग डेफिनेशन क्या लिख के रखेंगे? कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स which has 3 or more than 3 factors, और prime numbers are those numbers which are divisible by 1 and itself and they have only 2 factors। ठीक है, चलो हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ नंबर्स गिवन है और हमें क्या शो करना है? कंपोजिट नंबर। इसका मतलब मैं अगर ये शो कर देता हूँ कि उनका फैक्टर्स 3 है या फिर 4 है तो मेरा काम हो जाएगा। तो मुझे यही शो करना है इनका फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, तो 7 into 11 into 13 plus 13। ठीक है, तो आप लोगों को याद होगा टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, नॉट बाय इनटू एंड डिवाइड। तो यहाँ पे इनटू और डिवाइड से ये दोनों अलग अलग टर्म नहीं हुआ है, ये यहाँ तक एक टर्म और यहाँ पे दूसरा टर्म। और क्यों? बिकॉज टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। अब देखो यहाँ पे 13 भी अवेलेबल है, यहाँ पे 13 भी अवेलेबल है। तो क्या मैं 13 को कॉमन ले सकता हूँ? अगर मैं 13 को कॉमन लेता हूँ तो इधर क्या बचेगा? 13 into 11, और यहाँ पे क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब क्या बचता है? 1 बचता है। नेक्स्ट स्टेप 13, 7 into 11 77 प्लस 1, 13 into 78। तो आप लोग देखो ये जो बड़ा नंबर है, ये इतना सा नंबर, इसका वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन ये नंबर तो खुद 1 से तो डिवाइड हो सकता है और ये खुद से तो डिवाइड हो सकता है। 2 फैक्टर्स मिला हमें। उसके बाद यहाँ पे 13 एक फैक्टर मिला एंड 78 इज ऑल्सो अनदर फैक्टर। तो इसका मतलब हम लोगों ने शो कर दिया कि इस
बिग नंबर का टोटल 4 फैक्टर से, और भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन हमारा पर्पस तो सिर्फ था कि 3 या फिर 3 से ज़्यादा दिखा दे, तो हम बच गए, हमें सिर्फ कंपोजिट नंबर दिखाना है। और मैं इसके कॉमा लिख सकता हूँ विच इज़ ए कंपोजिट नंबर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो दूसरा नंबर बचा है उसको करते हैं, वो क्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, ठीक है। अब इसको शो करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। सेम प्रोसेस, देखो यहाँ पे भी 5 अवेलेबल है, यहाँ पे भी 5 अवेलेबल है, तो मैं 5 को कॉमन ले सकता हूँ। तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, उसके बाद प्लस 1, ठीक है। 5 6 7 जा कितना होता है 42, ठीक है। 6 7 जा 42 एंड यहाँ पे कितना 6 4 जा 24 42 मल्टीप्लाई कर देते, तो 4 2 जा 8 2 2 जा 4 16 20 0 2 इन हैंड 4 2 जा 8 9 10 108, ठीक 1008 प्लस 1, तो यहाँ पे कितना आया 5 इंटू 1009। तो आप लोग देख पाओगे कि ये जो बिग नंबर है इसको वो खुद से तो डिवाइड कर सकता है, 1 से भी डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब हमारे पास 2 फैक्टर्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, और अब नया फैक्टर क्या मिला मुझे 13 मिला, तो 3 फैक्टर हो गया, एंड 1009 ये भी एक फैक्टर है। तो टोटल कितना फैक्टर्स मिला हमें 4 फैक्टर्स मिला, तो हमारा काम तो हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ व्हिच इज ए कंपोजिट नंबर। आई होप आप लोगों ने समझा है कि मैंने इसको क्यों कंपोजिट नंबर लिखा है, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी 4 फैक्टर मिल गया, वो रीज़न आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। तो एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड के चारों ओर। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया कितना मिनट्स लेती है 18 मिनट्स, एंड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। तो रवि को 12 मिनट्स लगता है एक राउंड को कंप्लीट करने में। फॉर एग्जांपल ये अगर एक स्पोर्ट्स फील्ड है और दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो सोनिया को लगता है 18 मिनट्स कंप्लीट करने के लिए, और रवि को कितना मिनट्स लगता है 12 मिनट्स लगता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है देखो, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। तो सपोज ये एज्यूम करते हैं कि दोनों ने एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू किया, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और दोनों ने शुरुआत भी एक ही साथ किया। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने मिनट्स बाद ये फिर से स्टार्टिंग पॉइंट में आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है इस तरह के क्वेश्चंस में कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट, तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्या निकालना पड़ता है एलसीएम निकालना पड़ता है, ठीक है। आप लोगों के दिमाग में ये भी आ सकता है एचसीएफ निकालते, नहीं एचसीएफ नहीं निकालते, यहाँ पे एलसीएम निकालते। थोड़ा सा मैं अगर आप लोगों को हिंट दूँ, सोनिया एंड रवि, ठीक है। सोनिया को पहले 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए 18 मिनट्स, एंड सेकंड राउंड कंप्लीट करने के लिए उसको कितना मिनट्स लगता है 18 फिर से जोड़ देंगे तो 36 हो जाएगा। रवि का पहला राउंड कंप्लीट करने में उसको कितना लगता है 12 मिनट्स, फिर दूसरा राउंड करने में कितना लगता है 24, एंड तीसरा राउंड करने में उसको कितना लगता है 36। उसके बाद भी वो राउंड कर सकते हैं और फिर से एक पॉइंट में आ सकता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ये जो 36 नंबर है ना ये चाहिए। अब ये 36 मिलेगा कैसे, मान लो 72 मिनट्स में भी दोनों फिर से साथ में आएंगे, लेकिन मुझे 72 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए 36। अब ये 36 72 और 36 में से छोटा कौन सा होगा 36। तो ये छोटा नंबर है, सबसे कम है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने का कोशिश करेंगे। एचसीएफ हाईएस्ट नंबर वो सब हम लोग नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने हिंट दिया कि इस तरह से इसको समझते कि ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम हमें निकालना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सोनिया टेक्स 18 मिनट्स फॉर 1 राउंड लिख देते, ठीक है। रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर 1 राउंड, ठीक है। उसके बाद वी हैव टू फाइंड LCM ऑफ 18 एंड 12। तो LCM ऑफ 18 एंड 12 चलो निकालते हैं। तो 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो कॉमन कितना आएगा, ये दोनों कॉमन आ गया, तो LCM लिखते हैं। HCF लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे HCF नहीं निकालना है। तो LCM कितना होगा 2 इंटू 3 ऑलरेडी कॉमन है वो लिख दिया, उसके बाद 3 इंटू 2, तो ये कितना होगा देखो
3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। तो देखो 36 दोनों आंसर मैच कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा देयरफॉर आफ्टर 36 minutes both Sonia and Ravi will be at the starting point, will be at the starting point। ठीक है। So our next question is question number 8, Roman number 1. The soldiers in a regiment can be stood in some rows consisting of 15, 20 और 25 number of soldiers। तो soldiers कुछ है जो 15 के रो में खड़े हो सकते हैं, 20 के रो में खड़े हो सकते हैं, या फिर 25 नंबर्स के एक रो में खड़े हो सकते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स इन द रेजिमेंट। तो यहाँ पे डायरेक्टली पूछ लिया लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स कितना हो सकते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ soldiers that can be stood in rows, that can be stood in rows are 15, 20 or 25, 15, 20 and 25। we have to find LCM of 15, 20 and 25। सो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 15 इक्वल्स टू 20 इक्वल्स टू एंड 25 इक्वल्स टू। 15 इक्वल्स टू कितना होगा 5 इंटू 3 एंड 20 इक्वल्स टू कितना होगा 5 इंटू 2 इंटू 2। 25 इक्वल्स टू 5 इंटू 5। तो तीनों लाइन में मुझे कॉमन क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है। तो मैं एलसीएम क्या लिख सकता हूँ, एलसीएम इक्वल्स टू 5 इंटू फिर जो बचा है 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा देखो, ये कितना है 4 4 5 जा 20 एंड यहाँ पे कितना आया 5 3 जा 15 15 15 2 जा 600। तो मिनिमम नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हो सकते हैं 600। आंसर सही आ रहा है। 2 2 जा 4 4 5 जा 20 उसके बाद 5 3 जा 15 15। हाँ ये 600 नहीं होगा, इसका वैल्यू कितना होगा 300 होगा। ठीक है। तो मैं लास्ट में एक देयरफॉर लाइन लिख देता हूँ, देयरफॉर लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स इन द रेजिमेंट, देयरफॉर लीस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ए रेजिमेंट इक्वल्स टू 300। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोमन नंबर 2। ए बेल रिंग्स एट एवरी 18 सेकेंड्स। तो एक बेल है जो एवरी 18 सेकेंड्स में रिंग करता है। अनदर बेल रिंग्स एट एवरी 60 सेकेंड्स। अनदर बेल जो है दूसरा बेल वो 60 सेकेंड्स में रिंग करता है। इफ दीज टू बेल्स रिंग साइमल्टेनियसली एट एन इंस्टेंट। और ये दोनों बेल एक ही साथ एक ही इंस्टेंट में, फॉर एग्जांपल अभी इस इंस्टेंट में रिंग हुआ है। देन फाइंड आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स विल द बेल रिंग साइमल्टेनियसली अगेन। तो फिर से हमें पता करना है कि दोनों बेल कब एक साथ रिंग करेगा। तो दोनों बेल कब एक साथ रिंग करेगा, एलसीएम में ही तो रिंग करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा द फर्स्ट बेल रिंग्स एट कितना है, कितना सेकेंड से 18 सेकेंड्स। द सेकेंड बेल रिंग्स एट 60 seconds। we have to find LCM of 18 and 60। तो 18 and 60 का चलो LCM निकालते हैं। तो ये 2 इंटू 3 इंटू 3 2 इंटू कितना होगा 2 इंटू 2 4 एंड 3 4 3 जा कितना हो गया 12 12 इंटू 5 60। तो यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा, और कुछ कॉमन मिलेगा क्या, और कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर एलसीएम इक्वल्स टू 2 इंटू 3 जो कॉमन है ऑलरेडी, उसके बाद 3 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 ये तीनों मिलाएंगे तो 60 हो जाएगा। 6 3 जा 180। तो देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर आफ्टर 180 सेकेंड्स बोथ द बेल्स विल रिंग साइमल्टेनियसली। ठीक है। तो
सॉरी फॉर द नॉइज़, शायद एम्बुलेंस जा रहा है तो इसलिए वो नॉइज़ आ रहा है, आप लोग इसको ज़रा कंसिडर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोमन नंबर 3, ए रेडियो स्टेशन प्लेज आसाम संगीत वंस एवरी 2 डेज। एक रेडियो स्टेशन है जो आसाम संगीत को प्ले करता है एवरी 2 डेज में। अनदर रेडियो स्टेशन प्लेज द सेम सॉन्ग वंस एवरी 3 डेज। तो फिर से अनदर एक रेडियो स्टेशन है जो आसाम संगीत को 3 डेज में प्ले करता है। हाउ मेनी टाइम्स इन 30 डेज विल बोथ द रेडियो स्टेशन प्ले द सेम सॉन्ग ऑन द सेम डे। तो 30 डेज में बताना है हमें, सिर्फ एलसीएम निकालना नहीं है, एलसीएम निकालने के बाद हमें एक महीने में कितना टाइम्स प्ले हुआ है वो निकालना है। तो मैं लिखूंगा द फर्स्ट रेडियो स्टेशन प्लेज आफ्टर 2 days, द सेकेंड रेडियो स्टेशन प्लेज आफ्टर 3 days। तो वी हैव टू फाइंड LCM ऑफ 2 and 3। तो LCM ऑफ 2 and 3 इक्वल्स टू 6। ये तो हमें ऑलरेडी पता है ये क्या लिखना है। उसके बाद मैं लिखूंगा देयरफॉर बोथ द रेडियो स्टेशन प्लेज आसाम संगीत आफ्टर 6 days साइमल्टेनियसली, या फिर टुगेदर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आंसर खत्म नहीं होता, हमें 6 days में नहीं बताना है, हमें एक महीने में कितना टाइम आ सकता है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स इन 30 days विल बोथ द रेडियो स्टेशन प्ले द सेम सॉन्ग ऑन द सेम डे। तो आप लोगों को पता होगा 30 days में मतलब वो दोनों 6 day के बाद प्ले करते हैं, तो 30 days में ये 6 कितना टाइम्स आ सकता है, 5 times। सो आवर आंसर विल बी 5। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर how many times in 30 days, therefore 5 times in 30 days both the radio stations play the same song on the same day, ठीक है। तो इसी के साथ आज का क्लास हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। और आज थोड़ा सा नॉइज़ ज़्यादा है तो आप लोग प्लीज़ इसको कंसिडर कीजिएगा, और कोई भी अगर डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं।